देखिए बेटा, क्वेश्चन दिया था आपको रोल में एक कि इनके डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना करनी है। SO2 की अगर बात की जाए AB2L1 और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। ये क्या मिला बेटा, AB3L0 और इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो बेटा SO2 का ज्यादा हो जाएगा। XeO3 ये मिलेगा बेटा AB3L1, इसका 0 नहीं है। XeF4 ये मिलेगा AB4L2 बेटा स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, और ये दो लोन पेयर इसमें आ गए। तो ऐसे में ओवरऑल ये कैंसिल आउट होके इन सबका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 रहेगा बेटा, 0 की कैटेगरी में आ गया ये। तो बेटा किसका ज्यादा हो गया, XeO3 का ज्यादा हो गया। यहां बेटा ये आपको मिलेगा AB4L1 सॉरी AB4L0 और ये भी मिलेगा AB4L0। लेकिन एक चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं बेटा कि है तो इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड बेटा, भाई CCl4 कुछ इस तरह से रहा, ठीक है, और CHCl3 कुछ इस तरह से रहेगा बेटा। तो दोनों में जब आप कंपेयर करोगे ये पूरा का पूरा 100% सिमेट्रिकल कंडीशन में है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो इसका म्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ एक हाइड्रो बेटा CH3Cl है, सॉरी क्या जाएगा CH3Cl, तो बेटा 3 तरफ हाइड्रोजन हो गए आपके पास में और एक Cl। बात तो ये है कुल मिलाकर कि सिमेट्रिकल तो ये नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिकल था, चारों तरफ बैलेंस ही बेटा, इसकी संयोजकता एकदम समान थी, लेकिन इसमें बेटा चारों तरफ समान नहीं है। और ऐसे में AB4L0 होते हुए भी क्योंकि इसका परिपार्श्विक जो है वो असमान है बेटा, असमान परिपार्श्विक आ गया इसके अंदर बेटा। मैंने वहां पर जो आपको ट्रिक लिखवाई थी उसमें बोला था कि ये जो कंडीशन बताई थी ना बेटा आपको, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0, AB2L3 और AB4L2, इनकी 0 वाली जो डाइपोल मोमेंट की कंडीशन बताई थी उसमें एक शर्त बताई थी कि परिपार्श्विक जो है उसमें सारे परमाणु एक जैसे होने चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ परिपार्श्विक में सारे परमाणु एक जैसे नहीं है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है इसमें कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट जो है बेटा 0 नहीं रहेगा। तो ऐसे में ज्यादा किसका हो गया, जिसका 0 नहीं है बेटा। BF3 की बात करूं तो बेटा परिपार्श्विक परमाणु तीनों एक जैसे हैं बेटा, AB3L0 और परिपार्श्विक परमाणु एक जैसे हैं तो म्यू 0 हो गया। ClF3 क्या है बेटा, ये आपको मिलेगा AB3L2 बेटा, ध्यान दे म्यू 0 वाला जो था वो AB2L3 था बेटा, ये है AB3L2, यहाँ पर म्यू 0 नहीं है तो बेटा इसका ज्यादा हो गया। PCl3 बेटा ये आपको मिला होगा AB3L1 बेटा, म्यू 0 नहीं है, लोन पेयर की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, लोन पेयर जो है वो डाइपोल मोमेंट को 0 नहीं होने देगा इसमें। और यहाँ है AB5L0, पांचों परमाणु एक जैसे परिपार्श्विक में, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा बेटा। ज्यादा किसका हो गया, PCl3 का, ठीक है। SF4 की बात करें तो ये मिलेगा AB4L1, म्यू 0 नहीं है बेटा। जबकि अगर बात की जाए बेटा SF6 की तो ये होगा AB6L0 बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो बेटा ज्यादा आ गया SF4 का। ये आपको मिलेगा AB2L0 डाइपोल मोमेंट 0, AB3L0 और इसका भी डाइपोल मोमेंट 0, तो दोनों का 0 आ गया, बराबर की कंडीशन आ गई बेटा। HCl बेटा होमोडाइएटोमिक में और हेट्रोडाइएटोमिक, देखो एक है Cl2, ये दोनों एक जैसे बेटा, समद्विपरमाणविक होमोडाइएटोमिक बेटा, और ये है हेट्रोडाइएटोमिक बेटा, विषम द्विपरमाणविक। तो यहाँ पर दोनों की विद्युत इन बराबर है, तो ना किसी पर प्लस ना किसी पर माइनस बेटा, डाइपोल यहाँ पर जनरेट ही नहीं होगा, द्विध्रुव नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आएगा, इसमें द्विध्रुव होगा बेटा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है और इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो किसका ज्यादा हुआ, HCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बात है। नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाती है बेटा, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, पहले भी डिस्कस किया है कि जिसका म्यू 0 होगा उसे अपन क्या कह देंगे, अध्रुवीय नॉन पोलर, और जिसका म्यू 0 नहीं होगा उसे अपन क्या कह देंगे, ध्रुवीय या फिर पोलर बेटा।
कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी है इसमें, मैं कहूंगा स्पेशल सिर्फ इसलिए कि डेटा बेस्ड कंडीशन है बेटा, एग्जैक्टली डेटा से निर्धारित हुए उनका ऑर्डर बेटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो होता है Q इंटू डी, और Q क्या है बेटा, चार्ज किसी एक का बेटा, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण लेते हैं बेटा, और D क्या है, दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी। ठीक है, अब कंडीशन ये बेटा कि ओवरऑल दो बातों पर निर्भर कर रहा है, Q पर भी और D पर भी। En का डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होता है और फाइनली म्यू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक सदिश राशि है, मतलब ये कि ओवरऑल परिणामी पर भी निर्भर करेगा। मैं बात करूं अगर एनसीईआरटी के डेटा की, एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से बेटा, तो एक्चुअली H2O में HF से ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है एनसीईआरटी में, और उसका कारण क्या सोच सकते हैं अपन बेटा, देखिए इधर कि ये अपने पास में H2O की कैटेगरी थी। मुझे बताइए बेटा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर जाएगा, लोन पेयर इधर जाएगा और इधर जाएगा बेटा, तो यहाँ पर इन दोनों का जो परिणामी है बेटा, इन दोनों का परिणामी वो ऊपर की तरफ जाएगा और इन दोनों का परिणामी भी ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों ऐड होंगे, और फाइनली एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से H2O का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो HF से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। EN डिफरेंस से अगर देखते तो किसका ज्यादा आता, HF का। EN डिफरेंस तो उसी में ज्यादा बेटा, लेकिन ओवरऑल सारे लोन पेयर और इतने बॉन्ड पेयर वाली कंडीशंस मिला करके फाइनली एनसीईआरटी के हिसाब से H2O का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है बेटा। दूसरा देखिए इसमें बेटा अगर आप गौर से देखें तो CH3 CH3 तो सभी में कॉमन है, देखो CH3 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 क्या कंडीशन है, CH3 तो सभी में कॉमन है। अब ले दे के यहाँ हेलोजन बदल रहा है, एक बार फ्लोरीन आ रहा है, एक बार क्लोरीन आ रहा है, एक बार ब्रोमीन आ रहा है और एक बार आयोडीन आ रहा है बेटा, तो कंपैरिजन जो होता है फाइनली बेटा वो किससे होता है, देखो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमेशा जो असमान होता है उससे डिसाइड होता है। देखो CH3 का रिजल्टेंट तो तीनों के अंदर ही कैसा आना है, सेम आना है बेटा, CH3 का रिजल्टेंट तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। ले दे के बेटा इस वाले बॉन्ड से फाइनली डिसाइड होगा कि किसका ज्यादा और किसका कम। अब यहाँ पर बेटा अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के केस में EN का डिफरेंस ज्यादा होगा, और EN का डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा आएगा और म्यू ज्यादा होगा, यानी कायदे से बेटा आवेश पृथक्करण EN डिफरेंस के हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये होता तो मैं यहाँ पर स्पेशल डेटाबेस कंडीशन में थोड़ी लिखता है। क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट यहाँ ना होकर के इससे ज्यादा होता है बेटा। हुआ क्या वहां पर कि इसमें बेटा क्लोरीन की साइज कंपैरेटिवली बड़ी होने के कारण, क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से बड़ी होने के कारण, क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से बड़ी होने के कारण वहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है बेटा इन द केस ऑफ क्लोरीन इन CH3Cl बेटा, और CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो है वो CH3F से ज्यादा देखा गया है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जैसे CH3Cl का आगे पहुंचा वैसे CH3Br और CH3I का आगे नहीं पहुंच पाता, क्यों, क्योंकि उनमें बेटा एक्चुअली आवेश का जो पृथक्करण है, चार्ज सेपरेशन जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो ओवरऑल तो बेटा फाइनली देखो टिक करना है तो थोड़ा सा देखो समझ लिया अपन ने कि ठीक है कि CH3F से कम, CH3Cl से कम, CH3Br से कम CH3I होना चाहिए था चार्ज सेपरेशन बेटा विद्युत ऋणता के अंतर के हिसाब से, लेकिन ये देखा गया कि CH3Cl का ज्यादा था। उसे किस बात से समझाया गया कि कंपैरेटिवली वहां पर Cl की साइज जो है बेटा फ्लोरीन से बड़ी थी, तो यहाँ पर D वाला मल्टीपल ज्यादा हो गया और उसका बेटा द्विध्रुव गुण ज्यादा देखा गया, लेकिन बाकियों में नहीं होता इन दोनों में। क्यों, क्योंकि वहां पर बेटा आवेश का पृथक्करण कम रह जाता है। तो फाइनली तो ध्यान होना चाहिए कि CH3Cl फिर CH3F फिर CH3Br देन CH3I बेटा। यहां देखिएगा बेटा इसमें AB4L0 और सारे परिपार्श्विक परमाणु एक जैसे, म्यू 0 होगा। यहां भी देखा जाए तो AB4L0 सारे परिपार्श्विक परमाणु चारों एक जैसे हैं बेटा, यहां भी म्यू 0 होगा। इन दोनों में तो 0 होगा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। रही बात इन तीनों की बेटा, तो इन तीनों ही में भी बेटा म्यूजो है 0 तो नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बोलता है, प्रैक्टिकल डेटाबेस है बेटा, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा इनमें बेटा देखा गया है CH3Cl का, जैसे यहां था, फिर है बेटा CH2Cl2 का, फिर है CHCl3 का,
और बेटा उससे कम में दोनों आ ही जाएंगे बेटा। अरे जिनमें 0 हो गया उनकी तो बात ही खत्म हो गई ना बेटा, उनके लिए तो क्या ही सोचना। लेकिन ज्यादा वाली कैटेगरी में यहाँ भी CH3Cl था और यहाँ भी CH3Cl है, ध्यान रख पाओगे बेटा। नेक्स्ट एक और बात आ जाती है इसके अंदर बेटा, म्यू Q इंटू डी है, ये चार्ज है आवेश बेटा किसी एक का, वो भी मैग्नीट्यूड। अब होता क्या है कि बेटा H और Cl के बीच में वास्तव में एक सहसंयोजी बंध है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बना हुआ है। और क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता जो है बेटा हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बेटा साझे के इलेक्ट्रॉन थोड़े से किसकी तरफ शिफ्टेड है बेटा, Cl की तरफ शिफ्टेड है साझे के इलेक्ट्रॉन। और Cl की तरफ अगर साझे के इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है थोड़े से, तो उस पर बेटा पार्शियल आंशिक ऋणावेश आ गया और इस पर आंशिक धनावेश आ गया बेटा। इसी आंशिक धनावेश ऋणावेश की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा, द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, जो कि रियल है, ये रियलिटी है बेटा। और अपन इमेजिन क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं अपन बेटा इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं, हाइड्रोजन पर +1 और क्लोरीन पर -1। लेकिन ये जो है बेटा ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बेटा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। क्यों है फिर समझ लीजिए। देखो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक दो अलग चीजें हैं बेटा। HCl एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें काम साझे से चलता है, और NaCl एक आयनिक यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होकर ये बना है। तो यहाँ पूरा प्लस पूरा माइनस बेटा एकदम वास्तविक होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। क्या अंतर समझे क्या बेटा, ये सहसंयोजी और ये आयनिक बेटा, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैंने H पर +1 और Cl पर पूरा -1 लिख दिया तो वो बेटा वास्तविकता है कि काल्पनिकता, ये काल्पनिकता है, क्योंकि रियल में तो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश होना चाहिए, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन है बेटा भाई थोड़ा बहुत हाइड्रोजन का भी तो है ना बेटा। माना कि Cl की विद्युतता ज्यादा है, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रखे, छीन रखे, लेकिन बेटा थोड़ा हक हाइड्रोजन का भी है। यहाँ पर तो बेटा सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान कर चुका है, मामला खत्म, अब सोडियम का कोई हक नहीं था बेटा। तो ये इसकी बेटा रियलिटी है और ये इसकी इमेजिनरी कंडीशन। हाँ आयनिक का अगर कंपाउंड होता तो फिर ये बेटा ये भी क्या होता, वास्तविक हो जाता। क्या अंतर समझ आया आपको। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको बेटा कि ओवरऑल ये एक सहसंयोजी यौगिक था, और सहसंयोजी यौगिक में इस बंध ध्रुवता के कारण जो प्लस माइनस आवेश आया, इसके कारण कुछ आयनिक गुण आते हैं, क्योंकि आयनिक के हिसाब से तो ये होना चाहिए था ना बेटा, आयनिक के हिसाब से ये होना चाहिए था, और कोवलेंट के हिसाब से ये होना चाहिए था, सहसंयोजी के हिसाब से, आयनिक के हिसाब से होना चाहिए था। तो इसमें बेटा आवेश अगर आ रहा है दैट मींस उसमें कुछ आयनिक गुण आ रहे हैं। तो आखिर कितने प्रतिशत आयनिक गुण किसी में आते हैं बेटा, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, म्यू रियल बाय म्यू इमेजिनरी इनटू 100% बेटा। इमेजिनरी कैसे निकालना है, पूरा आवेश मानते हुए, रियल वो हमेशा वैल्यू आपको देगा। बताता हूं सवाल कैसे आएगा, देखिए लिखा हुआ एक सवाल बेटा कि यदि HCl का द्विध्रुव आघूर्ण 1.02 dBi तथा बंध लंबाई 1.25 एंगस्ट्रम है तो HCl में प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला बताया बेटा, प्रतिशत आयनिक गुण बराबर म्यू रियल बाय म्यू इमेजिनरी इनटू 100 बेटा। म्यू रियल कितना है बेटा, म्यू रियल जो दिया गया है 1.02 dBi, ये रियल है। इमेजिनरी अगर मैं आवेश का बेटा पृथक्करण मान लू पूरा +1 -1, चलो इधर लिख लेता हूं बेटा, अगर मैं आवेश का ये मान लेता +1 -1, अगर मैं इमेजिन करता तो बेटा कितना आवेश मान लिया मैंने, एक, और उसका परिमाण लेना है। और एक आवेश के हिसाब से बेटा, एक आवेश के हिसाब से मुझे बताइए, एक आवेश के हिसाब से कितना लिया जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिया जाता है। तो बेटा यहां पर Q × D इमेजिनरी आता इंटू 100%, बराबर में क्या लिखूंगा 1.02 dBi बाई Q कितना लेते हैं इमेजिनरी में
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों लिया मैंने ये? क्योंकि इमेजनरी में मैंने पूरा का पूरा 1 माना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मैग्नीट्यूड लेना होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। साथ में क्या चाहिए? डिस्टेंस बेटा। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 1.275 एंगस्ट्रम। ये अपन ने वैल्यूज तो पुटअप कर दी। अब इसे सोल्व करना बेटा, ठीक है। मैं एक बार इसे थोड़ा बेटा लेफ्ट में लिख लेता हूँ। देखिए इधर कंडीशन क्या है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए बेटा सोल्व करने के लिए। देखिएगा क्या आ जाएगा, 1.02 यहां पर कूलम और एंगस्ट्रम है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखा कि 1 बराबर 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर है बेटा ये। तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए वैल्यू 1.02 इंटू डिवाई को कूलम इंटू मीटर में बदल लूं तो 3.3 इंटू 10⁻⁻30। अब ये कूलम इंटू मीटर में आ गया, कूलम इंटू मीटर में। अच्छा डिवाइड में ये बेटा कूलम में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा ये कितना है? 1.275। एंगस्ट्रम को अगर मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻10 आएगा बेटा, ठीक है। और साथ में बेटा एक परसेंटेज वाला 100 ये भी तो चिपकाना पड़ेगा अपन को। आई क्या बात समझ में बेटा? चलिए कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा सा इसको बेटा। क्या रहेगा देखिए, 10⁻⁻10 माइनस 19 कितना रहा? -29। कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 बचेगा। 10⁻⁻1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा। क्या रहा बेटा? 1.02 33 हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई होके बेटा? ये 1.6 इंटू 1.275%। क्या तरीका समझ आया बेटा आपको कि कैसे सोल्व करना है? म्यू रियल बाय म्यू इमेजनरी, इस तरह से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में आपके बेंट रूल। बेंट ये बेटा यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं बेटा, एक अपन पढ़ेंगे बेंट रूल और एक अपन पढ़ेंगे ड्रैगो रूल। पहले ही क्लियर कर दूं कि ये बेटा दोनों नियम ऐसे हैं जो एग्जाम्पल बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? एग्जाम्पल, यानी कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए काम आते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो दो चीजें होती है, एक तो एग्जाम्पल से अपन बेटा रूल नियम बनाए और एक पहले नियम बनाए फिर एग्जाम्पल दे। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि कुछ एग्जाम्पल देखे और उन एग्जाम्पल को समझाने के लिए साइंटिस्ट कौन से बेंट ने बेटा उनको समझा दिया कुछ एग्जाम्पलों को। इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया बेटा? इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा? बेंट के अनुसार अधिक विद्युत ऋणी परमाणु वहां जाता है जहां एस गुण कम हो। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो बेटा किधर जाता है? जिधर टुवर्ड्स लेस एस करेक्टर। एक पॉइंट और है इसमें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उधर जाता है जिधर एस करेक्टर कम हो, और लोन पेयर उधर जाता है टुवर्ड्स मोर एस करेक्टर की तरफ बेटा। कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर जाएगा जिधर एस करेक्टर कम हो, और लोन पेयर जो है बेटा एकांकी युग्म जो है बेटा लोन पेयर वो उधर जाएगा जिधर एस करेक्टर क्या हो? ज्यादा हो। ये कुछ एग्जांपल बेस्ड बेटा रिजल्ट थे इसके। आता हूं मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करने के हिसाब से बेटा। एग्जांपल जो आपको डिस्कस किए जा रहे हैं वो हमेशा दिमाग में रखने हैं बेटा। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसमें बेटा AB5 या मैं बोलूं sp3d कंडीशन। क्या होना चाहिए था बेटा? होता क्या है? त्रिकोण
द्वि पिरामिड, ये इक्वेटोरियल 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 और ये एक्सियल और एक्सियल बेटा, ये कंडीशन है। अपन ने कभी पढ़ा हुआ है बेटा इसमें क्या कि ये जो इक्वेटोरियल सिचुएशन है, इक्वेटोरियल जो सिचुएशन है बेटा, वहां क्या क्या होता है, एस पी एक्स और पी वाई, और एक्सियल सिचुएशन में क्या होता है बेटा, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर जाता है जिधर एस कैरेक्टर कम हो। मुझे बताइए, ये दो सिचुएशन आपके पास है, इन दोनों सिचुएशन में से बेटा एस कैरेक्टर कम एस कैरेक्टर किधर है, यहां तो है ही नहीं बेटा। यानी कि इस सिचुएशन पे कौन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले इस सिचुएशन पे जाएगा, एक्सियल वाली पे। और देखा बेटा क्या होता था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर जाएगा, जिधर एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर जाएगा जिधर एस कैरेक्टर कम हो, और लोन पेयर किधर जाएगा, जिधर एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो बेटा क्या यहाँ पर एस कैरेक्टर है ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा लोन पेयर इधर चला जाएगा। यानी कि बात ये कि जो त्रिकोण द्विपिरामिडी sp3 कंडीशन है उसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाता है पहले, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है बेटा वो किधर जाना कोशिश करता है, वो जाता है एक्सियल सिचुएशन पे। तो क्या क्या मिलेगा अपन को इसमें से, ऑब्जर्वेशन देखो बेटा कि अगर इसमें ओवरऑल ए बी 4L1 कंडीशन है, एक लोन पेयर आया, तो क्या स्थिति बनेगी, ये था, अभी ना बनाए, एक बार रुके बेटा आप लोग। जब पहला लोन पेयर आएगा, जाएगा बेटा कहां पर, मैंने बोला आपको क्या कि इक्वेटोरियल पे जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे ये चला गया, यहां पर क्या है, लोन पेयर। जब बेटा इसमें दूसरा लोन पेयर आएगा, तो दो लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पे जाएंगे, और मैं उन्हें थोड़ा सिमेट्रिकली लगा दूं ताकि बेटा आपको समझने में आसानी रहे। तो एक्चुअली देखो बेटा, सिमेट्रिकली लगाने के हिसाब से मैंने इधर और इधर लगा दिया ये। ठीक है भाई, ये एक्सियल। जब तीसरा लोन पेयर आएगा, वो भी जाएगा इक्वेटोरियल पे ही बेटा। क्या था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। अब इसमें से बेटा आपके पास में ना तो ये बचेगा इधर, ना ये बचेगा, ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन बचेगी, और क्या रहेंगे, तीन आपके पास में लोन पे आ जाएंगे। क्या ये कंडीशन समझ आई आपको बेटा, ए वाली। बी सिचुएशन और है इसके अंदर, वो क्या समझिएगा, क्या बोला मैंने कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लेस एस पे मतलब एक्सियल पे जाएगा। मान लीजिए मेरे पास स्पीसीज है PCl3F2, तो बेटा P अब कहां जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब तक उसे जगह मिलेगी पहले वो एक्सियल पे जाएगा, और फिर बची हुई जगह पे बेटा वो इक्वेटोरियल पे आएगा। अगर आपके पास में होता PCl2F3, तो कैसे अरेंज होगा बेटा, ये बताइएगा मुझे। ये सिचुएशन है बेटा, मुझे बताइए किस तरह से अरेंज होगा। आप सोच लीजिए कि पहले फ्लोरीन यहां और यहां जाएगा, लेकिन बेटा एक बात ये है इसके अंदर क्या कि, सॉरी थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं इसको, परेशान कर रहा है। तो पहले एक्सियल पे जाएगा, एक और बाकी है, किसी भी एक जगह लगा दो, और बाकी दो क्लोरीन इधर आ जाएंगे। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो बेटा लेस एस कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है उसका कारण भी सुन लीजिए अब बेटा। हालांकि काम तो अपने यही आना है, देखो काम अपने रिजल्ट ही आना है कि फाइनली क्या होगा। कारण थोड़ा सा हिंट करता हूं, कोशिश करिएगा समझने की कि बेटा अगर कोई भी सेंट्रल एटम है,
कोई भी सेंट्रल एटम है, उसके यहाँ पर S है, P है, D है बेटा, तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर इससे चिपकता है, ऐसे में बेटा इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो बेटा ये S के साथ P को मिलाने की कोशिश करेगा, और कमी होगी तो D को मिलाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं बेटा देखो, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है तो वो S से काम चला लेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वो P और D मिलाएगा, और P और D मिलाएगा तो परसेंटेज S करैक्टर कम हो जाएंगे। एक तो सिर्फ S होता है और एक बेटा P और D मिलते हुए जा रहे हैं बेटा, तो S करैक्टर कम हो रहे हैं जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा तो इसके पास सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो S के साथ P और D को मिलाएगा तो S का प्रतिशत कम हो जाएगा बेटा, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा किधर S प्रतिशत को कम कर देगा। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर जाएगा जिधर S करैक्टर कम हो, और लोन पेयर किधर जाएगा जिधर S करैक्टर ज्यादा हो। दैट मीन्स बेटा यहाँ वाली सिचुएशन में किसमें जाएगा, इसमें इक्वेटोरियल सिचुएशन पे जाएगा। कौन, लोन पेयर बेटा। क्या पहला केस आपको क्लियर हुआ बेटा? दूसरा केस आ जाता है इसमें, मान लीजिए कोई भी स्पीसीज आपके पास में CH2F2, ठीक है बेटा, यहां एंगल है, इनके बीच में अल्फा और इनके बीच में बीटा, और कंपेयर करना आपको, बॉन्ड एंगल बताना है अल्फा और बीटा में से कौन सा ज्यादा है बेटा, ये कंपेयर करना था अपन को। तो तरीका देखिएगा क्या होगा। मैंने क्या बोला, बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस करैक्टर की तरफ जाता है। क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये किधर जाएगा, लेस एस करैक्टर, और एस करैक्टर अगर कम होंगे तो बेटा बॉन्ड एंगल जो है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी जमाने में आपको कभी एक ट्रिक बताई थी बेटा, मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक आपको बताई थी कि एस करैक्टर जो है या एस जो है वो बॉन्ड एंगल की दुकान है, यानी एस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। अब एस ज्यादा होने पर बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा होगा तो बेटा एस कम होने पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एस करैक्टर कम रहेंगे तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। दैट मींस अल्फा और बीटा में से कौन सा एंगल कम है, बीटा जो है बेटा ये एंगल कम रह जाएगा। क्या समझ आया बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट केस आ जाता है इसमें बेटा, O2F2 और H2O2, यहाँ A और यहाँ B, और आपको कंपेयर करनी है इसमें बॉन्ड लेंथ। क्या कंपेयर करनी थी बेटा, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी थी, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर तो समझते हैं, चलिए चेक करते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखते जाइए आप, अपने आप धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। A और B, यहाँ भी OO बॉन्ड है, वहां भी OO बॉन्ड है बेटा, लेकिन एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूंगा आपको कि ये वाला परोक्सी बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर माइनस, इस पर प्लस आएगा बेटा। भाई परोक्सी बॉन्ड के लिए O2 2 माइनस होना चाहिए ना बेटा, जबकि यहाँ क्या आएगा -1 +1 +1 और -1 बेटा, ठीक है। तो ये परोक्सी बॉन्ड है और ये वाला परोक्सी बॉन्ड नहीं है। अरे भाई एक चीज मैं एक्स्ट्रा में बता रही थोड़ी सी बीच में, क्या कि परोक्सी बॉन्ड के लिए O2 2 माइनस होना जरूरी है, तो वो परोक्सी बॉन्ड है, ये परोक्सी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर O2 2 प्लस आ रहा है बेटा। चलिए आते हैं अपन वापस से अपने केस पर कि बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी थी अपन को A और B। देखिएगा इधर अच्छे से समझिएगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर जाएगा, लेस एस करैक्टर की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाले बॉन्ड में एस करैक्टर क्या हो गए, कम हो गए। अगर इस बॉन्ड में एस करैक्टर कम होंगे
इस बॉन्ड में बेटा, ये वाले में, तो इसके पास वाले बॉन्ड में एस करैक्टर जो है ये ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए क्या बोला कि अगर इस बॉन्ड में एस करैक्टर कम, देखो यहां पर तो वो ही बॉन्ड था और वही एंगल था, सीधा कंपेयर किया, लेकिन यहां पर बेटा ये अलग है, ये अलग है, कंपैरिजन अपन को इस बॉन्ड का करना है, जबकि ये अटैच आगे है बेटा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस करैक्टर, अगर इसमें एस करैक्टर कम तो इसके पड़ोसी बॉन्ड में एस करैक्टर ज्यादा, और एस करैक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ भी कम होती है बेटा। लिखूं इधर बेटा मैं आपको यहां पर कि एस करैक्टर बॉन्ड एंगल की दुकान, चलो इधर लिखता हूं कि अगर एस करैक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। रटना नहीं है, समझाऊंगा भाई। एस करैक्टर में बेटा एस जो वास्तव में सबशेल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल, पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एंगल बहुत ज्यादा है उसके पास, इसलिए एस ज्यादा तो एंगल ज्यादा। बात आती है बॉन्ड लेंथ की, याद दिलाता हूं बेटा, अपन ने कभी किसी जमाने में लिखा था कि ये एसपी, एसपी से बड़ा sp2 और उससे बड़ा sp3, कुछ याद आया बेटा? साइज का ऑर्डर देखना बेटा, ये साइज का ऑर्डर है। अच्छा, प्रतिशत एस गुण बता सकते हो क्या बेटा? प्रतिशत एस गुण, प्रतिशत एस बताइए। यहां एक ऐसे एक भी, दो में से एक ऐसा 50%, यहां बेटा 33% और यहां 25% है कि नहीं? तो बेटा साफ साफ देखिए, आप साफ साफ दिखाई दे रहा आपको क्या कि अगर एस का प्रतिशत ज्यादा है तो ये एसपी छोटा है, और अगर ये छोटा है तो इसकी बंध लंबाई कम होगी। समझ आई क्या बात बेटा आप लोगों को? कि ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई कि एस ज्यादा तो बंध कोण ज्यादा और बंध लंबाई कम। दोनों समझा दिए। किस तरह से आया भाई? एस सबशेल पूरा 360 होता है, जब भी मिक्स भी होगा, लेकिन एस के पास तो एंगल ज्यादा ही रहेगा, एस ज्यादा तो एंगल ज्यादा, और बेटा एस ज्यादा है तो बंध लंबाई कम क्यों है, समझा दिया मैंने आपको बेटा। हम देखिए इधर, कुल मिलाकर यहाँ एस करैक्टर ज्यादा हो गए तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इधर चेक करते हैं, कंपैरिजन करना था बेटा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इधर चले जाएंगे मोर एस करैक्टर, और इधर एस करैक्टर ज्यादा होंगे तो यहां इस बॉन्ड में बेटा एस करैक्टर कैसे होंगे? कम हो जाएंगे। तो अब बता दीजिए बॉन्ड लेंथ ए और बी में से बहुत आराम से सोच लीजिए कौन सी ज्यादा है। फिर सोच लीजिए, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस करैक्टर, पड़ोसी बंध की बात चल रही है, इधर एस करैक्टर कम तो इधर एस करैक्टर ज्यादा, और एस करैक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, एस करैक्टर ज्यादा होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा इसमें H2O का। कोशिश करना समझने की। ये H2O बेटा विथ 2 लोन पेयर, बात करें तो AB2L2, संकरित कक्षक कितने हो गए? 4, संकरण हो गया sp3। sp3 के हिसाब से बेटा s परसेंटेज और p परसेंटेज। हाँ बेटा बताइए, sp3 अगर है तो एक ऐसे टोटल 4 में से कितना प्रतिशत हो गया? 25% बेटा, और यहाँ 3p है, ये 75%। ये तो बात हुई इसके संकरित कक्षक के हिसाब से बेटा, संकरित कक्षक के हिसाब से। किसके हिसाब से? संकरण के हिसाब से बेटा। अब आगे की बात क्या कि H2O में आपने प्रैक्टिकली अपन ने लिखा है कई बार कि यहां बॉन्ड एंगल 104 रह जाता है। अरे sp3 के हिसाब से कितना होना चाहिए था बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो कहीं ना कहीं फर्क तो है बेटा, समझना इधर कंडीशन क्या रहती है, एक्चुअली रियल सिचुएशन क्या रहती है बेटा कि ये है आपके पास में लोन पेयर। क्या बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस की तरफ जाता है और लोन पेयर मोर एस की तरफ जाता है। तो लोन पेयर जो है बेटा ये भागेगा किधर? जिधर मोर एस करैक्टर होंगे।
और एस करेक्टर अगर ज्यादा होंगे, कितने हो जाएंगे आखिर बढ़ के, वो भी चेक कर लेते हैं आखिर। ये तो बात हुई लोन पेयर की। यहां पर बेटा मुझे बताइएगा कि ये जो है आपके पास में ये क्या है, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है बेटा, बंद युग्म, बंधा हुआ युग्म है बेटा। उधर चले गए मोर एस करेक्टर लोन पेयर में, तो इधर क्या आ जाएंगे, लेस एस करेक्टर। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस की तरफ चला गया, ठीक है, और लोन पेयर बेटा मोर एस की तरफ चला गया। अगर उधर ज्यादा एस आ गए, उधर ज्यादा एस आ गए, तो इधर एस करेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, जवाब दो, कम हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। भाई मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, बेटर क्या रहता है इसमें, हाइड्रोजन को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना होता आपको। कंपेरेटिवली बेटा अपन यहाँ जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा, वो किसके हिसाब से कर रहे हैं अपन इसके अंदर बेटा कंपैरिजन, ये अपना ये चल रहा है मान लो फ्लोरीन के हिसाब से, ज्यादा बेटर है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस एस करेक्टर, इधर एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या रह गई, कम रह गई बेटा। इसमें क्या रहा अपने पास में कि लोन पेयर मोर एस की तरफ भागेगा, यानी बेटा उसमें एस करेक्टर बढ़ जाएंगे और इधर एस करेक्टर कम हो जाएंगे बेटा। अब बात ये कि एस परसेंटेज और पी परसेंटेज फाइनली करूं क्या, देखिए कायदे से होना कितना चाहिए था 25 और 75, लेकिन लोन पेयर अपना एस करेक्टर बढ़ा लेगा, और बढ़ाएगा कितने से, 25 से ही तो बढ़ाएगा बेटा, भाई 25 का कायदा था तो 25 के बाद ही तो बढ़ाएगा। मान लो उसने 5 बढ़ाया, 30% पे चला गया। अगर 5% इसमें बढ़ा तो उसी कंपैरिजन में 5% इधर कम होगा, तो 25 की तुलना में कितना रह जाएगा, 20। कुल तो कितना करना है, 100 करना है, एस और पी तो है बेटा, तो 30 अगर इसका था तो 70 इसका हो जाएगा, 20 इसका था तो 80 इसका हो जाएगा। यानी कि जो बॉन्ड पेयर आया उसमें बेटा एस करेक्टर क्या देखे गए, कम। और अगर बेटा बॉन्ड पेयर में, इधर बॉन्ड पेयर में इधर वाले में बेटा एस करेक्टर कम रह गए, तो बेटा बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रह जाएगा। भाई सीधी सी बात है बेटा, ये एस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और एस कम तो बॉन्ड एंगल कम। और यहाँ बॉन्ड एंगल जो आपको देखने को मिलता है ना बेटा, वो लगभग 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, लगभग बेटा 109 डिग्री 28 मिनट की जगह। इसके हिसाब से तो पूरा 109 डिग्री 28 मिनट मिलना चाहिए था बेटा। क्या कंडीशन समझ आई क्या, कि वास्तव में sp3 के हिसाब से 25 और 75 होना चाहिए था बेटा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस जाता है और लोन पेयर मोर एस जाता है, उधर उसने एस करेक्टर बढ़ा लिए तो बॉन्ड में बेटा एस करेक्टर कम हो गए, एस करेक्टर कम हो गए तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी कम हो गया। क्या कुछ आया क्या समझ में बेटा, थोड़ा बहुत आपको। नेक्स्ट केस है इसके बाद में बेटा, एक बॉन्ड एंगल का स्पेशल केस अपन को स्टडी करना है यहाँ पे। इन दोनों का जो कंपैरिजन है बेटा, इन दोनों का वो होता है बेंट रूल से। देखिए क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस एस करेक्टर, और एस करेक्टर अगर कम तो बॉन्ड एंगल, जवाब दीजिए बेटा, कम आएगा। भाई मैंने इसे बोल दिया अल्फा, इसे बोल दिया बीटा, इसे बोल दिया गामा, और इसे बोल दिया डेल्टा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस एस करेक्टर की तरफ जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम रह जाएगा एज कंपेयर टू दिस, यानी बेटा अल्फा जो है वो बीटा से कम रह गया। अब बात करूं इनकी, इनमें एक्चुअली क्या होता है बेटा कि परिपार्श्विक परमाणु जो है इनकी साइज काफी ज्यादा है, और ये तो और भी बड़ा है बेटा, और साइज ज्यादा होने के कारण इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी और एंगल बढ़ जाएगा।
इवन इनसे भी ज्यादा, दोनों से, गामा और गामा से भी ज्यादा डेल्टा बेटा। क्या ये कंडीशन समझ आई आप लोगों को बेटा? कि सबसे कम आपका हो जाएगा एंगल किस में बेटा? OF2 में हो जाएगा बेटा सबसे कम एंगल आपका बेटा, उससे ज्यादा H2O में, उससे ज्यादा OCl2 में, और उससे ज्यादा OBr2 में। क्या कंडीशन समझ आई? कैसे समझाया H2O और OF2 को? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस एस करेक्टर की तरफ चला गया, और एस करेक्टर कम रह गए तो बॉन्ड एंगल भी कम रह गया। तो ये बातें थी कुछ बेंट रूल की बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा बेंट रूल में लेकर के ये ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस करेक्टर की तरफ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस एस करेक्टर की तरफ जाएगा, जिधर एस करेक्टर क्या हो? कम हो बेटा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बेंट रूल के बाद में इसमें एक और रूल है, ड्रैगो रूल। ये भी एग्जांपल बेस्ड है बेटा। कुछ सहसंयोजी यौगिक बिना sp मिश्रण, sp मिक्सिंग के भी ज्ञात है। कुछ सहसंयोजी यौगिक ऐसे हैं जो बिना sp मिश्रण के भी पाए गए हैं बेटा, और उसे किससे समझाया जाता है? ड्रैगो नियम से। ड्रैगो साइंटिस्ट का नाम है। अब यहां पर यह बोला गया कि sp मिश्रण नहीं हुआ, sp मिश्रण नहीं हुआ बेटा, sp मिश्रण नहीं हो रखा। अब जब sp मिश्रण नहीं हुआ है तो आखिर उसकी शर्त क्या है कि कब sp मिश्रण नहीं देखा गया? तो बेटा इसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है। शर्त में पहली शर्त है बेटा बड़ा केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु बड़ा होना चाहिए। मैं कहूंगा एटलीस्ट थर्ड पीरियड या आगे के। थर्ड पीरियड व उससे बड़े। सेकंड पीरियड का नहीं चलेगा। सेकंड परिपार्श्विक परमाणु की कम विद्युत ऋणता। एग्जाम्पल के तौर पर चलेगा हाइड्रोजन, बाकी नहीं चलेंगे बेटा, हाइड्रोजन चल सकता है। तीसरा एस कक्षक के पास लोन पेयर की उपलब्धता, कि एस कक्षक जो है बेटा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो भी कौन सा बेटा? केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु के एस कक्षक के पास लोन पेयर की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हुई तो एस और पी का मिश्रण नहीं होगा। अब एस पी का मिश्रण नहीं होने से ऐसा क्या हो गया वो तो सीखेंगे बाद में कि एस और पी मिश्रण नहीं हुआ तो क्या हो गया। पहले अपन को यह सीखना है कि आखिर ड्रैगो नियम किस में लग रहा है और किस में नहीं लग रहा। ड्रैगो नियम लगने का मतलब उसमें एसपी मिश्रण नहीं हुआ। ड्रैगो नियम लगने का मतलब बेटा एसपी मिश्रण नहीं हुआ। ड्रैगो का सीधा सीधा मतलब ये। तो पहले अपन ये चेक करें कि किसमें ड्रैगो लगेगा और किसमें ड्रैगो नहीं लगेगा। बच्चे ये तो सीख लेते हैं कि एसपी मिश्रण नहीं हुआ, अच्छा ऐसी कंडीशन आ गई, और एसपी मिश्रण से क्या फर्क पड़ेगा वो भी सीख लेते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि आखिर किसमें ड्रैगो लगाना और किसमें नहीं लगाना। पहले ये तो सीखो इन शर्त के हिसाब से। बहुत आराम से देखिए बेटा, एक सिंपल उदाहरण से मैं लेके चलूं। NH3 है। जब साइंटिस्टों ने, अभी लिखना कुछ नहीं है अभी बेटा इसके बाद में, जब साइंटिस्टों ने इसका एंगल निकाला तो 107 मतलब 109 डिग्री के आसपास मिला। कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए था। उन्होंने जब PH3 का एंगल देखा तो बेटा काफी कम 92 डिग्री के आसपास देखा गया, इतना कम।
उनका दिमाग खराब हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई, थोड़ा सा ही तो अंतर था ऊपर से नीचे आने में, लेकिन इतना फर्क कैसे आ गया सीधा। फिर उन्होंने PCl3 का एंगल देखा, वो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं, 109 के आसपास ही था। फिर उन्होंने बेटा PCl3 के बाद में NCl3 का देखा, तो उसका भी 109 के आसपास ही था। फिर उन्होंने H2O का देखा, 104 109 के आसपास है, और जब H2S पे चले गए तो H2S पे जाते फिर से बहुत कम 91 के आसपास आ गया। यानी वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख रहे थे जहां बॉन्ड एंगल बंद कोण जो है जितना होना चाहिए उसकी तुलना में बहुत कम था। आखिर ऐसा क्या हुआ बेटा, अब समझो इधर। बताना मुझे, NH3 में ड्रैगोनियम लगेगा कि नहीं, सवाल ये है, सवाल ये है कि ड्रैगोनियम किसमें लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। NH3 केंद्रीय परमाणु चेक करो पहले, केंद्रीय परमाणु कम से कम तीसरे आवर्त का होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए बेटा। तो केंद्रीय परमाणु के हिसाब से क्या शर्त पूरी हो पा रही है ड्रैगोनियम की, नहीं हो रही, ड्रैगोनियम नहीं लगेगा, केंद्रीय परमाणु दूसरे आवर्त का है। PCl3 क्या केंद्रीय परमाणु बड़ा है, बिल्कुल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, केंद्रीय परमाणु के हिसाब से ड्रैगोनियम लगेगा। लेकिन परिपार्श्विक परमाणु में बेटा कम विद्युत ऋणता, मतलब जैसे हाइड्रोजन चलता बेटा इसके अंदर, अपने हाइड्रोजन वाले केस काम आता है, क्लोरीन नहीं चलेगा भाई, अधिक विद्युत ऋण आ गया ये चला जाएगा। मैंने लिया NCl3, ना तो दूसरा आवर्त चलेगा और ना पार्श्विक में ये चलेगा। मैंने लिया PH3, देखो तीसरा आवर्त चलेगा, और हाइड्रोजन बेटा परिपार्श्विक में चलेगा। और क्या इसके केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है, सोचते हैं बेटा, कब तक लिखते रहेंगे, सोचो थोड़ा भी अब तो, कि PH3 फास्फोरस के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 ने बंध बना लिया, एक लोन पेयर बाकी है। यानी क्या तीनों शर्त पूरी हो रही है बेटा, बिल्कुल हो रही है। हाँ, ड्रैगोनियम से होगा क्या वो तो बाद में देखेंगे, अभी ये तो देखा कि इसमें ड्रैगोनियम लगेगा। क्या H2O में लगेगा, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है इसमें बेटा, दूसरे आवर्त का, नहीं लगेगा। क्या H2S में लगेगा बेटा, तीसरे आवर्त का, परिपार्श्विक हाइड्रोजन, और लोन पेयर है क्या सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 ने बंध बनाया और 2 लोन पेयर बाकी है बेटा, एक भी होता तो चलता, कम से कम एक होना चाहिए बेटा, उपलब्धता होनी चाहिए। इसमें भी ड्रैगोनियम लगेगा। क्या SCl2 में लगेगा बेटा, बोलो भाई, SCl2 में देखो केंद्रीय परमाणु के हिसाब से तो हाँ है, परिपार्श्विक के हिसाब से मना हो गई। क्या CH4, चलो इसमें तो हटा ही दोगे आप, चलो CH4 में लगेगा क्या, परिपार्श्विक के हिसाब से तो हाँ है, लेकिन केंद्रीय परमाणु के हिसाब से ना हो गई। क्या SiH4 में लगेगा क्या, ये तीसरे आवर्त का, परिपार्श्विक की भी हाँ है, केंद्रीय की भी हाँ है, लेकिन एक शर्त होती कि लोन पेयर होना चाहिए। सिलिकॉन संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, क्या चारों ने बंध बना लिए, बना लिए, तो ऐसे में बेटा क्या नहीं है इसके पास, लोन पेयर की उपलब्धता नहीं है, इस वजह से इसमें ड्रैगो नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी ये सीखा अपन ने कि ड्रैगो किसमें लगेगा और किसमें नहीं लगेगा, ये तो सीखो, फिर ड्रैगो का क्या इफेक्ट आएगा वो बाद में देखेंगे। क्या क्या शर्त है, केंद्रीय परमाणु बड़ा होना चाहिए, तीसरा आवर्त या उससे बड़ा, परिपार्श्विक में हाइड्रोजन होना चाहिए, और केंद्रीय परमाणु के पास कम से कम S कक्षक में लोन पेयर होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त पूरी हुई तो बेटा इनमें ड्रैगो लगेगा, और ड्रैगो लगेगा तो इनमें S और P का मिश्रण नहीं होगा। अब आपको एक पॉइंट याद दिलाता हूं, किसी जमाने में अपन ने पढ़ा था कि SP मिश्रण से, जब संकरण पढ़ा था ना बेटा, उसमें पढ़ा था अपन ने, SP मिश्रण से S को, या मैं कहूं S के दिशात्मक गुण व P के कोणीय गुण बढ़ते हैं। कुछ याद आया,
कोण की अगर मैं बात करूं, एस जो है उसमें पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी की अगर मैं बात करूं तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड आपस में बेटा कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर बात करूं मैं बेटा दिशात्मक गुण की, तो दिशात्मक के हिसाब से बेटा क्या कंडीशन है, एस से ज्यादा दिशात्मक पी और पी से ज्यादा दिशात्मक होता है संकरित। और फाइनली आपको क्या बताया था कि वास्तव में एस और पी मिश्रण से एस को दिशात्मक गुणों में फायदा मिल जाता है बेटा, क्योंकि उसके पास पहले दिशा नहीं थी, जबकि बाद में दिशा आ जाती है मिश्रण के बाद। और पी को बेटा एंगल में फायदा मिलता है, क्यों, क्योंकि बेटा sp संकरण हो चाहे sp2 हो चाहे sp3 हो, तीनों का ही कोण 90 डिग्री से तो ज्यादा ही होता है ना बेटा। ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये 120 डिग्री और ये 180 डिग्री बेटा, 90 से तो ज्यादा ही होता है। और एक और चीज कुछ कुछ आपको क्लियर होने लगेगी अब कि S और P मिश्रण अगर नहीं हुआ, देखो मिश्रण होने पर S को दिशा मिलती है और P को कोण मिलता है, 90 की बजाय इतना कोण चला जाता है। लेकिन अगर S और P मिश्रण नहीं हुआ, खास बात अब शुरू होगी बेटा, यदि SP मिश्रण नहीं हुआ तो S को दिशा नहीं मिलेगी, P को एंगल कोण नहीं मिलेगा, यानी P का एंगल 90 के आसपास ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको S नहीं मिला जिससे कोण का फायदा होता, 90 के आसपास ही रह जाएगा। कुछ कुछ आया क्या समझ बेटा, कि अगर sp मिश्रण नहीं हुआ तो बेटा p को अगर मिश्रण नहीं मिला तो उसका कोण 90 के आसपास ही रह जाएगा बेटा, थोड़ा मिक्स होगा तो थोड़ा फायदा होगा। और s बेचारे को दिशा नहीं मिलेगी बेटा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो बेचारे अदिशात्मक ही रह जाएंगे, क्योंकि तो जो s है वो पूरा का पूरा अदिशात्मक होता है। देखिएगा इधर मैं क्या लिख रहा हूं, NH3 का और PH3 का कंपैरिजन कर रहा हूं। यहां ड्रैगो का नियम लागू नहीं होता, यहां लागू होता है। इसमें sp मिश्रण होता है और इसमें sp मिश्रण या तो ये बोलोगे नहीं होता या ये बोलोगे कि नगण्य होता, ना के बराबर। sp मिश्रण होगा तो बेटा इसमें संकरण आएगा और sp3 संकरण के हिसाब से इसमें 4 संकरित कक्षक बनेंगे, 1 2 3 4। बीच में कौन है, बीच में है बेटा नाइट्रोजन। अच्छा, परिपार्श्विक में कौन चिपकेंगे बेटा, हाइड्रोजन। और ये जो लोन पेयर है ये इसमें पड़ा हुआ है। क्या बात समझ आई आपको बेटा, ये कंडीशन है। और एंगल लगभग 160 डिग्री के आसपास होता है मिश्रण होने के कारण। यहां एंगल जो है लगभग 90 डिग्री, मैं कहूंगा 92 डिग्री के आसपास होता है। क्यों, क्योंकि मिश्रण नगण्य हुआ है और पी को मिश्रण नहीं मिला तो 90 के आसपास रह जाएगा। और साथ में इधर देखिए बेटा कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का क्या होता है, 3s2 3p3, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। मिश्रण तो हुआ नहीं, डायरेक्ट ही हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, इनके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और px py pz में आपस में कितने डिग्री का एंगल रह गया, सिर्फ 90 डिग्री का। और इसका जो लोन पेयर था वो बेटा S में ही सेफ रह गया। किस में सेफ रह गया, S में। लोन पेयर किस में रह गया, S में रह गया, जिसके पास दिशा नहीं है। तो 2 रिजल्ट आए, एक रिजल्ट कि इसका एंगल 92 के आसपास क्यों रह गया, समझ आ गया बेटा, S और P का मिश्रण नहीं हुआ। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है, एक प्रॉपर्टी बेटा लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस क्षारकता का सामर्थ्य। इसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो pH3 से ज्यादा होती है। समझाता हूं क्यों। हुआ क्या, इसमें
लोन पेयर एस कक्षक में रह गया जिसके पास दिशात्मक गुण नगण्य है ना के बराबर। और दिशात्मक गुण अगर नगण्य है ना के बराबर, इसको पता ही नहीं है कि मुझे किधर लोन पेयर देना है, इसे ये नहीं पता कि किधर लोन पेयर देना है, इसलिए लोन पेयर देने की सामर्थ्य कम रहेगी। और इसका लोन पेयर दिशात्मक sp3 में है। और अगर दिशात्मक sp3 में है तो इसे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन से, या आने वाली स्पीसीज को यह पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में लोन पेयर मिलेगा। अरे लोन पेयर उसको देगा ना जो लोन पेयर लेगा। तो इसमें तो आने वाले को पता ही नहीं कि मैं किधर जाऊं, सोच रहा है कि इधर जाना है किधर जाना है, और इसमें फिक्स पता है कि हाँ उस दिशा में जाना है मेरे को, क्योंकि ये दिशात्मक में थे। तो बेटा ऐसे में लोन पेयर देने की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगी, इसमें अधिक हो जाएगी। क्या स्थिति क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? उसकी लोइस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा और इसकी कम है। तो फाइनल एक कंपैरिजन अगर मैं लिख लूं यहाँ पर बेटा, जैसे कि NH3 PS3 इनमें और इनमें दोनों क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है। और केंद्रीय परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो ड्रैगो नियम का पालन जो है बेटा, ड्रैगो रूल का पालन करने की कंडीशन बढ़ता चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसमें संकरण होता है sp3, इसमें संकरण होता है sp3, और यहाँ पर sp का जो मिश्रण है वो कम होता चला जाता है। जितना बड़ा केंद्रीय परमाणु होगा sp मिश्रण कम होता चला जाएगा बेटा। दोनों में टॉप टू बॉटम sp मिश्रण कम होता चला जाता है। और अगर मिश्रण नहीं होगा तो बेटा बंद कोण जो है वो भी कम होता चला जाता है। S के लोन पेयर के जो दिशात्मक गुण है वो भी कम होते चले जाते हैं, और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होती चली जाती है। इसका एंगल लगभग 107 के आसपास, इसका 92 के आसपास, इसका 91 के आसपास बेटा, और इसका लगभग 90 या 90.5 के आसपास होता है। इतना फर्क होता है बेटा। ये लगभग 104 के आसपास, लगभग लिख रहा हूं बेटा ये, हाँ ये लगभग 91.5 के आसपास ऐसे कम होता चला जाता है। इसमें बॉन्ड एंगल कम होता चला जा रहा है बेटा। सिंपल सी बात है कि केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता चला जा रहा है, तो ड्रैगो नियम का पालन जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी sp का मिश्रण कम होता चला जा रहा है। सबसे खास इधर है, sp का मिश्रण कम होता चला जा रहा है, तो ऐसे में बंद कोण कम होता चला जा रहा है बेटा। मिश्रण नहीं होगा तो बंद कोण 90 के आसपास ही रह जाएगा, 90 से कम नहीं होगा। अरे 90 से कम नहीं होगा बेटा, हाँ। और sp मिश्रण कम हो रहा है तो बंद कोण कम हो रहा है, और s जो है मिश्रण नहीं होने के कारण बेचारा बेटा वो अदिशात्मक कैटेगरी में रह पाएगा, और अदिशात्मक में रहेगा तो बेटा उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कम रह जाएगी। समझ आया बेटा आपको? एक खास बात हो रही है इसमें, इन दोनों के लिए यही बता रहा हूं मैं आपको एक साथ ही।
इसमें पोलोनियम नहीं लिखते, रेडियो एक्टिव होता है बेटा। इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि इसमें जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं इनकी साइज बढ़ती है। अब समझना, एक सिंपल सा उदाहरण बताओ, एक छोटी स्टिक है और एक बड़ी स्टिक है, एक जैसी मोटाई की लगभग, एक छोटी स्टिक है एक बड़ी स्टिक है, किसे तोड़ना आसान होगा? बड़ी स्टिक को बेटा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, साइज अगर बढ़ेगी तो बंद सामर्थ्य या मैं कहूं बंद सामर्थ्य कम होती चली जाएगी, दुर्बल होता चला जाता है। भाई जल्दी टूट रहा है मतलब उसकी सामर्थ्य कम है, या मैं कहूं बंद ऊर्जा कम हो रही। बंद ऊर्जा क्या होती है बेटा? बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ये छोटी स्टिक बनेगी, यहाँ बड़ी स्टिक बनती चली जाएगी, जितनी बड़ी स्टिक होगी मतलब वो उतना जल्दी टूटेगा, मतलब उसकी सामर्थ्य उतनी कम है बेटा, उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उतनी कम है। अगर बंद ऊर्जा कम होगी तो बेटा तापीय स्थायित्व यानी टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता जो है वो भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाती है बेटा। भाई टेम्परेचर देंगे, ये देर से टूट रहा है, ये जल्दी टूट रहा है, मतलब इसका तापीय स्थायित्व कम है बेटा, तापीय स्थायित्व कम होता चला जाता है। और तापीय स्थायित्व अगर कम होता चला जा रहा है तो ऐसे में बेटा टूटकर जल्दी एच ये देगा या ये देगा बेटा? एच जल्दी ये देगा बेटा, जल्दी टूटेगा जल्दी टूट एच देगा बेटा, यानी और एच अगर देगा तो अपचायक क्षमता जो है इनकी बढ़ती चली जाती है। अपचायक क्षमता जो है इनकी बढ़ती चली जाती है बेटा। भाई जल्दी टूटेगा तो जल्दी एच देगा और जल्दी एच देगा तो उनकी अपचायक क्षमता बढ़ती है। और अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया लुईस चार सामर्थ्य, वो क्या हो रही थी बेटा? कम होती चली जा रही थी। और अम्ल सामर्थ्य क्या होगी बेटा? वो इनकी बढ़ती चली जाती है। ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक एग्जाम में आने के लायक सवाल है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है बेटा कि निम्न में से प्रबलतम अपचायक कौन है? अच्छा एक चीज बता दूं बेटा, ये बंद कोण को अगर मैं छोड़ दूं, बंद कोण तो लिखा ही नहीं बेटा, सेम चीज यहां भी लागू होगी, ठीक है ना बेटा? हाँ बंद कोण इसमें नहीं होता, होता ही नहीं है बंद कोण उसमें, बाकी सब चीजें इसमें भी लागू होगी। इसमें भी ऊपर से नीचे जाओगे बंद की सामर्थ्य कम होगी, बंद ऊर्जा कम होगी, तापीय स्थायित्व कम होता चला जाएगा, जल्दी एच देगा टूटकर तो अपचायक क्षमता इसकी बढ़ती चली जाएगी बेटा, ठीक है। निम्न में से प्रबलतम अपचायक कौन है? ऑप्शन है NH3, PH3, SbH3 और BiH3। तो बताइए बेटा फटाफट से, इनमें से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन हुआ बेटा? जो सबसे आसानी से एच दे, आसानी से एच दे मतलब कम ऊर्जा में ही एच दे दे बेटा, कम ऊर्जा मांगे एच देने के लिए, तो कम ऊर्जा कौन सा मांग रहा है इसमें से? BiH3। ये इसकी बेटा अपचायक क्षमता जो है सबसे ज्यादा होगी। समझ आया बेटा आपको ये?